वेलकम टू दी अहमद क्लासेस। तो आज है लेक्चर 4 और टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। जैसा कि आपको पता है अभी एक सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं। अभी चल रहा है हमारा सेकंड टॉपिक और ये सेकंड टॉपिक का सेकंड लेक्चर है और ओवरऑल सीरीज का ये 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के बारे में। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, एक है एक्सटर्नल और एक है सेलुलर। इसमें आज हम बात करेंगे पूरी होल प्रोसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस की सिंपल सी मीनिंग होती है कि जो लिविंग बीइंग के द्वारा ही की जाए। साथ ही साथ दैट इनेबल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन। किसको ब्रेक डाउन करना है? फूड को। अब सवाल आता है फूड क्या? ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज, क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हम खाते ही इसीलिए ताकि जिससे हमें एनर्जी मिले, और उस एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है कि ग्लूकोज हो। इसीलिए आपको पता है अक्सर डॉक्टर जंक फूड से मना करते हैं क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज कम और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होता है। तो इसमें हमें चाहिए है ग्लूकोज। दिस वाइटल की मीनिंग होती है इम्पोर्टेंट। तो याद रखिएगा, प्रोसेस इनहेल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन ऑफ एयर का सेंस यहाँ पर ये है ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी एयर लेंगे उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा। इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होगा ड्यूरिंग इनहेल में, और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सिस्टम की सिंपल से मीनिंग होती है जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ही प्रोसेस को वर्क करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। अभी बात यहाँ चल रही है रेस्पिरेशन की, तो बात बनेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक प्रोसेस को रन करेंगे, इसका नाम है रेस्पिरेशन, विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। जो एक्सचेंज करेगा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब सवाल आता है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा ये प्रोसेस होती है हमारी एल्वियोली में। अब एल्वियोली क्या है? एल्वियोली हमारे लंग्स में पाई जाने वाली सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर हमारी सारी एयर जाके स्टोर होती है। इसको हम लोग एयर सैक के नाम से भी जानते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंक्लूड्स द नसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड एल्वियोली विद द लंग्स ऑल लिविंग टुगेदर फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये है आपका नोज से एयर इनहेल होगी, यहाँ पर होगा नसल चैम्बर और इससे पास होते हुए ये पहुंचेगी नसल पैसेज में, और नसल पैसेज के थ्रू ये आएगी आपके ट्रैकिया में। ये आप देख रहे हैं विंड पाइप, इसके में पीछे ये ट्रैकिया है, ये आप देख सकते हैं। ये कनेक्ट है हमारे किससे? ये कनेक्ट है हमारी सीधे लंग से। इसको हम बोलते हैं ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी 1, ब्रोंकी 2 एंड ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में हमको मिलेंगे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वियोली। ये मिलियंस ऑफ एल्वियोली हमारे ईच लंग्स में होती हैं। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम बनेगा जिसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑफ एक्सटर्नल। अब हम आगे अगर बात करेंगे आपसे, अब बात आएगी एनाटॉमी की। तो सवाल ये आता है एनाटॉमी क्या? जब हम किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्टडी करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इमेज आपको बनाई गई है एआई की हेल्प से, जिसमें आपको दिखाया गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, सब कुछ आपका इसी से कंफर्म होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक इसकी रियल इमेज बनी है जिसमें आप देख सकते हैं ये आपकी विंड पाइप, ये है आपके लंग्स, ये है ब्रोंकी और ये है ब्रोंकियोल्स और ये है हमारी एल्वियोली। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। दैट कंसिस्ट द नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, एयर इंटर्स थ्रू द नोज। अब एयर कहाँ से जाएगी? नोज से जाएगी। नोज से हमारे होते हुए ये कहलाते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स, फिर है पीछे हमारा नसल चैम्बर, नसल चैम्बर से होते हुए पहुंचेगी फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स से पहुंचेगी हमारे विंड पाइप में, विंड पाइप से ये पहुंचेगी ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल्स में और देन एल्वियोली में। और इस तरीके से हमारे एल्वियोली में सारी एयर स्टोर होगी। अब एल्वियोली जो है ये हमारी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कनेक्टेड होती हैं ब्लड कैपिलरीज से। ये ब्लड कैपिलरीज ही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, याद रखिएगा कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगी, O2 देंगी और CO2 ले लेंगी। डायफ्रागम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स वर्क टुगेदर। अब डायफ्रागम क्या होता है? इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जो डायफ्रागम कहलाती है। इसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे लंग्स में एयर का स्पेस बनता है और यही एयर का स्पेस एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करेगा, जो कंट्रोल करेगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स को, जो इनेबल करेगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। दिस कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द क्रूशियल
प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये सारी चीजें वहाँ पर डन की जाएंगी। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये आप देख सकते हैं, ये है डायफ्राम, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डायफ्राम है। जब ये डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा तब हम ब्रीद इन करेंगे, याद रखिएगा, जिस समय लंग्स हमारे फूल जाएंगे और उसमें हमारी एयर को फिल कर लिया जाएगा। फिर जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये डायफ्राम वापस ऊपर की ओर आएगा। अभी ये नीचे की ओर जा रहा था पहले, अब ये ऊपर आएगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा आप देखेंगे कि जो है लंग्स हमारे कांटेक्ट होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से एयर का जो फ्लो होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और ये कोऑर्डिनेट मैनर में ही किया जाता है, जिसमें जो भी प्रोसेस होगी ये डिफ्यूजन के थ्रू होगी। याद रखिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके हेल्प से होता है? डिफ्यूजन की, और ये बोर्ड में अक्सर आपसे पूछा भी जाता है। कहाँ पर होगा? एल्वियोली में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोली। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है। याद रखिएगा, ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है। अब होगा क्या, जो एल्वियोली है ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं इन द लंग्स आर द साइट्स ऑफ द गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द एल्वियोलर एयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर, और वो वापस उसमें आ जाएगी। यहाँ पर भी जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन ही है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली एंड द सराउंडिंग कैपिलरीज। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। ये जो आप मसल्स देख रहे हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं, जो हमारे रिब केज से कनेक्टेड होती हैं। डायफ्राम हमारे लोअर पोर्शन में एक हिस्सा होता है जहाँ पर सारी आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज डाउन होती हैं और फिर एयर की स्पेस बनती है। तो वहाँ पे हम बात करेंगे तो डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स आर एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। बिना इसके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपका नहीं होगा। द डायफ्राम इज डोम शेप। डोम का मतलब होता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना, जो आप गुम्बद कहते हैं जिन्हें। दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग द थोरेसिक कैविटी एंड ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स। जैसे आप एयर को इनहेल करते हैं उस समय जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाता है, फ्लैटन हो जाता है डोम से, और आपकी एयर को अंदर फिल कर लेता है। उसी दौरान जो आपकी मसल्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं। The intercostal muscles between the ribs also contract, lifting the rib cage. These increase the lung volume, जो वॉल्यूम ऑफ लंग को आपके बढ़ा देगा। वहीं पे these muscles work together to facilitate the air exchange within the diaphragm, और ये क्या करेंगी? एक्सचेंज ऑफ एयर करेंगी डायफ्राम के साथ। आप प्राइमरी रोल इन रेगुलेटिंग द रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करती हैं। Their coordination action is crucial for maintaining the proper वेंटिलेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू आउट दी बॉडी, और जो आपकी बॉडी को थ्रू आउट दी मेंटेन बनाए रखती हैं। तो यहाँ तक था ये हमारा पूरा ब्रीदिंग। तो इतनी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज कंसिडर्ड एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पर आती है न्यूरल कंट्रोल, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका कंट्रोल होना है। कीमो रिसेप्टर ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब केमिकल का रिस्पॉन्स होना है। वॉलेंटी, जो हमारे विल पावर से होता है। अब अगर आप बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन स्ट्रीम कोऑर्डिनेट एंड द रिदम एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग बाय सेंडिंग द सिग्नल्स टू द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर हमारा ब्रेन सिग्नल देता है इन और ब्रीद आउट कैसे करना है। तो वहीं पे कीमो रिसेप्टर की बात करेंगे। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस ऑफ ब्लड लेवल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रिगर करेंगे ऑफ द ब्रेन और ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ को। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉलेंटरी कंट्रोल। वॉलेंटरी कंट्रोल मतलब जो हम अपने विल पावर से कर सकें। ऑल्दो द ब्रीदिंग इज अ प्राइमरीली एन ऑटोनॉमिक प्रोसेस, वी कैन कंटिन्यूअसली कंट्रोल आवर ब्रीदिंग टू सम डिग्री, सच एज ड्यूरिंग द मेडिटेशन और स्पीच। जब हम बोलते हैं या मेडिटेट करते हैं उस समय जब हमसे कहा जाता है टेक अ लॉन्ग ब्रेथ और रिलीज द लॉन्ग ब्रेथ, तो उस समय हम अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे वो फैक्टर्स जो रेस्पिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज एज, सेकंड वन इज एक्सरसाइज लेवल, थर्ड वन इज स्ट्रेस एंड फोर्थ वन इज मेडिकल कंडीशन। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा, किसी की कम है तो उसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा। तो वहीं पर एक्सरसाइज का लेवल भी होता है। जो आपके एथलीट्स होते हैं वो अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है स्ट्रेस एंड इमोशन। अक्सर आप देखते हो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, तेज ब्रीदिंग या स्लो ब्रीदिंग भी हो जाती है। लास्ट आता है मेडिकल कंडीशन लाइक अस्थमा एंड अदर हेल्थ सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट एबल टू टेक ब्रीथ प्रॉपरली। नेक्स्ट आते हैं वो कॉमन डिसीजेज जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कहलाते हैं, जिसमें आता है पहला अस्थमा, दूसरा COPD, तीसरा है निमोनिया, चौथा है लंग कैंसर। अब अगर हम बात करेंगे अस्थमा की तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जो कॉज होती है एयरवेज में, स्वेल हो जाते हैं, नैरोड एयर फ्लो कर देते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं बाय द एलर्जन और इरिटेट और एक्सरसाइज के थ्रू। COPD क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो प्रोग्रेस करती है लंग डिसीज को, ऑब्स्ट्रक्ट करती है एयर फ्लो को और हिंड्रेंस क्रिएट करती है हमारी ब्रीदिंग में। फिर आता है निमोनिया। ये लंग इन्फ्लेमेशन होता है जो ऑफन होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। रिजल्ट इसका जो होगा वो फ्लूइड का बिल्डअप होगा और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा। वहीं पे हम बात करेंगे लंग कैंसर की। ये अनकंट्रोल ग्रोथ होगी जो सेल्स की लंग्स में काम करेगी, कंप्राइजिंग रेस्पिरेटरी फंक्शंस में, जो स्मोकिंग के साथ एक मेजर रिस्क फैक्टर भी क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस की जब आप बात करेंगे तो ये हेल्दी रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटेन अ हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेल बीइंग, हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर ब्रीदिंग सपोर्ट द वाइटल बॉडली फंक्शन, अगर ये फंक्शन अच्छे से करेंगे जब आप फिट रहेंगे। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल इनेबल्स द एफिशिएंट टू द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वापस आएगी, जो ऑप्टिमाइज करेगा रेस्पिरेटरी हेल्थ को और इनहेंस करेगा फिजिकल परफॉर्मेंस को और मेंटल क्लैरिटी लाएगा एंड लॉन्गिविटी लाएगा। तो इस लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तो ऐसे ही लेक्चर्स